और अब बात वॉर जोन की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुए 49 दिन हो चुके हैं। 40 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया और अब दावा यह किया जा रहा है कि सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ लगभग बात बन गई है। ईरान जिन मुद्दों पर पिछले 2 महीने से अड़ा हुआ था उस पर भी समझौते के लिए राजी हो गया, यानी ईरान ने यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु पर भी पीछे हट गया है और होर्मुज का हल भी निकल गया है। ईरान ने ओमान के रास्ते जहाजों की आवाजाही के लिए सेफ पैसेज देने की बात कही है और उधर इजराइल और लेबनान के बीच भी 10 दिनों के लिए सीज फायर की घोषणा कर दी गई, यानी करीब करीब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की बात कही जा रही है। ट्रंप भी यही दावा कर रहे हैं कि समझौते के वो बेहद करीब हैं। इधर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। खबर है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए ट्रंप प्रशासन बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करने वाले हैं, यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद अब ईरान पर ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का प्रहार होने वाला है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। इकोनॉमिक वेपन से होगा ईरान पर प्रहार। दुश्मन पर दबाव बनाने की घातक रणनीति। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी की तैयारी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक आर्थिक अभियान की तैयारी कर ली है, जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक यह सिर्फ प्रतिबंध नहीं बल्कि ऐसा आर्थिक हमला है जिसका असर बमबारी जितना घातक हो सकता है। पिछले 1 साल से अमेरिका ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू किए हुए है, जिसमें उसके फंड्स को ब्लॉक करना और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रोकना शामिल है। अब इस अभियान को तेज किया जा रहा है, जिसका मकसद साफ है, ईरान की अर्थव्यवस्था को इस हद तक कमजोर करना कि वो अपनी सैन्य और प्रॉक्सी एक्टिविटी को जारी न रख सके। Yesterday, we announced Operation Economic Fury, and for over a year, we have had maximum pressure on the Iranians, both on blocking payments into the Iranian state and going after the accounts of the IRGC. One of what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, and who are now willing to be much more transparent in terms of the funds or do a deeper dive in investigating the funds that are held within their banking systems. इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हथियार है सेकेंडरी सैंक्शन। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के कई देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान से तेल खरीदते हैं या उसके पैसे अपने बैंकों में रखते हैं तो उन्हें अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी देश वैश्विक व्यापार में बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। चीन, यूएई, हांगकांग और ओमान जैसे देशों पर इसका सीधा दबाव है। ये रणनीति इसलिए असरदार मानी जाती है क्योंकि अमेरिकी डॉलर सिस्टम पर पूरी दुनिया की निर्भरता है और उससे कटना किसी भी देश के लिए आर्थिक झटका साबित हो सकता है। We have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activities. अमेरिका का दावा है कि ईरान की हालिया सैन्य गतिविधियों ने उसके खिलाफ माहौल को और मजबूत कर दिया है, खासकर
गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल देशों के साथ तनाव के बाद अब ये देश भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। पहले जहां ये देश तटस्थ नजर आते थे, अब वे अपने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद ईरानी फंड्स की जांच के लिए तैयार हैं। अमेरिका इसी मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार कर रहा है, जो ईरान की मनी सप्लाई को ट्रैक और ब्लॉक करेगा। यानी यह सिर्फ अमेरिका का ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घेरेबंदी बनती जा रही है। इस ऑपरेशन का एक बड़ा टारगेट है IRGC। अमेरिका का आरोप है कि यही संगठन ईरान की सैन्य और प्रॉक्सी गतिविधियों को फंड करता है। पिछले 1 साल में अमेरिका ने IRGC से जुड़े कई खातों को ब्लॉक किया है और उनके अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की है। अब इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए इस दबाव को और बढ़ाया जाएगा। अगर IRGC की फंडिंग रुकती है तो ईरान की बाहरी ऑपरेशन चलाने की क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को ईरान के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका तेल निर्यात है और अमेरिका का सबसे बड़ा वार इसी पर केंद्रित है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत अमेरिका उन सभी रास्तों को बंद करना चाहता है जिनसे ईरान अपना तेल बेचकर कमाई करता है। पहले कुछ देशों को छूट दी गई थी, लेकिन अब उन छूटों को खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब है ईरान के लिए वैश्विक बाजार में तेल बेचना और मुश्किल हो जाएगा। अगर ये रणनीति सफल होती है तो ईरान की सरकारी आय में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आर्थिक दबाव के सामने ईरान झुकेगा या ये टकराव और गहरा होगा। शमशेर भाई और भी एक हैं। तो भले ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली सेना लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाकों को कुचलने पर उतारू है। रिपोर्ट का दावा यह है कि जब तक ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर चल रहा है, तब तक इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कुचल देना चाहता है, ताकि अगर दोबारा युद्ध शुरू हो तो उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह भीषण अटैक ना कर पाए। खबर तो यह भी है कि हिजबुल्लाह को तीखा नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका में इजराइल लेबनान के साथ सीज फायर करने पर राजी भी हो चुका है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के ऑपरेशन अगले 24 घंटे के अंदर या तो हिजबुल्लाह को पूरी तरह कुचल देगा या फिर नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन वाले ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। यही वजह है कि इजरायली सेना को बड़ा ऑर्डर दिया गया है। ये बिन जुबैल में इजराइल का हमला है। इजराइल बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर बिन जुबैल के अंदर इजराइल और हिजबुल्लाह की आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यहां हिजबुल्लाह का फुल एंड फाइनल हिसाब करना ही अब इजराइल का मकसद है। इसीलिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू ने 5 डिवीजन फौज उतार दी है। एक डिवीजन यानी 10 से 15 हजार सैनिक और 5 डिवीजन फोर्स का मतलब है 50 से 70 हजार सैनिक। लेकिन हिजबुल्लाह का खेल खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप के सीज फायर को भी मुश्किल में डाल दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ है, हिजबुल्लाह को वैसे ही खत्म किया जाएगा जैसे हमास का गेम ओवर किया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या चारों तरफ से घिरा हुआ हमास क्या पूरी तरह से खत्म हुआ है? और उनके मुकाबले तो हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है। खैर, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में इजराइल की 5 डिवीजन ऑपरेशन कर रही है। इनमें है 36वीं गाश डिवीजन, गाजा के बाद लेबनान पहुंची है। 98वीं हाएश डिवीजन, इसमें कमांडो यूनिट है। 162वीं हा प्लाडा डिवीजन, इसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। 446वीं हा मापाजा डिवीजन, ये सुरंगों का नेटवर्क तबाह कर रही हैं। 91वीं गिलीली डिवीजन, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। सबसे ज्यादा फोकस बिन जुबैल पर है।
इसे ही नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ पहला बड़ा किल जोन बनाना चाहते हैं। बिन जुबैल को इजराइल ने चारों तरफ से घेरने का दावा किया है और बीच में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके फंसे हुए हैं, ऐसा इजराइल बता रहा है। कई जगह सरेंडर की भी बात सामने आई, लेकिन इसका कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון. ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים שלהם עם איראן. המטרות שלנו ושל ארצות הברית זהות. इजराइल के सैनिकों ने लेबनान का बॉर्डर तोड़कर कई मोर्चे खोले हुए हैं। दक्षिण लेबनान के अंदर ऑपरेशन काफी तेज चल रहा है। इजराइल के विमान ऊपर से बम बरसा रहे हैं और जमीन पर उसकी फौज एक एक कोने को खंगाल कर हिजबुल्लाह को खत्म कर रही है। लेकिन नईम कासिम के लड़ाकों ने जो किया है, उसने इयाल जमीर को भी सिरदर्द देना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना पर 39 हमले किए गए। इस दौरान इजरायली सैनिकों, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक किया गया। वहां लेबनान इजराइल बॉर्डर पर मौजूद इजरायली सेना के अड्डों पर भी ड्रोन और रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ऐसे वीडियो लगातार जारी कर रहा है। किसी में एंटी टैंक मिसाइल दागी जा रही है तो किसी में कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किया जा रहा है। वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि सिर पर चढ़कर अटैक करेगा। हिजबुल्लाह की फायर पावर को देखकर इजरायली फौज भी हैरान है। उसे लग रहा था कि हिजबुल्लाह को पिछले 2 सालों में जितना मारा है, उसके बावजूद वो कैसे उठकर पलटवार कर रहा है।